वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने शुरुआत करनी है सीए फाउंडेशन के साथ, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। रवि बच्चों को नोट्स दिए, बुक कुछ दिए तो मेरी वाली आप जनवरी के दोनों तो बुक ठीक है, बुक होनी चाहिए, दोनों बुक्स है ना, ठीक है। तो जनवरी आपने जनवरी 26 दिया था, लॉ में रह गए दोनों, पढ़ाई नहीं करी थी आपने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों के पास भी मेरी बुक्स हैं? नहीं, देखो नहीं होंगी तो प्लीज़ बता देना, फिर मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर करवाऊंगा ग्रुप में, है ना। तो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में आप सब बच्चे रिपीटर बैच है, दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, मैं इसका नाम फास्ट ट्रैक बैच रखूंगा। सर इसमें और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस रहेगा? कवरेज 100% रेगुलर बैच में होती है, 100% ही फास्ट ट्रैक में होगी। रेगुलर में कई बार एक टॉपिक को समझाने के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, यहां पे कोशिश होगी कि एक टॉपिक एक या दो एग्जाम्पल्स में ही समझा के फ्री कर दिया जाए। रेगुलर में हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहां पे हम लिमिटेड क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस लिमिटेड डिस्कस हुआ करेंगे, कंसेप्ट 100% होगा, एग्जाम्पल्स लिमिटेड रहेंगे और क्वेश्चन की डिस्कशन कम रहेगी। मतलब जैसे वहाँ तो एक टॉपिक के, मान लो एक टॉपिक है जिसके 10 क्वेश्चन हैं, तो रेगुलर बैच में तो 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस होती हैं। यहाँ पे मैं एक या दो जो मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, बाकी खुद से करने होंगे, क्योंकि अगर सब कुछ इसमें वैसा ही हो जाएगा बेटा तो फिर तो कहाँ से रह गया। हाँ जी मेरा सवाल ठीक है, सबके पास बुक अवेलेबल है? अच्छा आपको, हाँ मन, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है इस बार का, वो लॉ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत कम बच्चे फेल हुए, मतलब 79 हाईएस्ट गया। और आप अगर देखो 79 से 60 तक के बच्चे देखो तो इसमें तकरीबन 40 से 45 बच्चे हैं जो इस ब्रैकेट के बीच में हैं, जिनके नंबर लॉ में 60 से ऊपर है। तो बच्चे फेल तो बहुत कम हुए हैं लॉ में, मैं ये नहीं कहता नहीं हुए फेल, लॉ भी फेल भी हुए हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे फेल हुए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू किससे करोगे सर? देखो टारगेट के हिसाब से आज हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे। पार्टनरशिप को हमने टारगेट दिया है 4 क्लासेस का, सोगा को भी टारगेट दिया है 4 क्लासेस का, कंपनी को भी टारगेट दिया है 4 क्लासेस का, नेगो को टारगेट दिया है 3 क्लासेस का, एलएलपी और रेगुलेटरी को मिला के टारगेट दिया है 3 क्लासेस का। अब आप जोड़ लो, इन सब की टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 18 बन रही है। अब बची कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ कितनी क्लासेस अवेलेबल हैं? 12 क्लासेस। ठीक है, ये हमारा 30 क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। कोई बात नहीं शशांक बेटा, कुछ नहीं होता, अब की बार फोड़ देंगे। हाँ जी अब की बार फोड़ देंगे भाई, क्या हो गया, है ना मेरा सवाल। तो चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। पार्टनरशिप डिस्कशन का टाइम ज़्यादा नहीं बचाना अपने पास, है ना, तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो तो मेरा सवाल शुरू किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, पेज नंबर बताइए पार्टनरशिप का कौन सा है बुक में? 43। तो पार्टनरशिप क्या है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉ मेकर ने बोला पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप कुछ नहीं है, एक पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में? पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम मिलके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। सौरभ, रौनक थोड़ी आवाज कम करना। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो इकट्ठे हुए हैं कि हमें क्या करना है? मिलके
बिजनेस करना है और उससे क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। चाहे सारे मिलके करें, चाहे कोई एक बंदा उनके बिहाफ पे करे। जैसे 3 दोस्त थे, तीनों ने 1-1 करोड़ रुपए डाल के बिजनेस शुरू किया, 3 करोड़ रुपए में। दुकान पे तीनों बैठे एक्ट, तो यहाँ पे वर्ड हो गया कैरिड ऑन फॉर ऑल। या हो सकता है ए और बी बोले हम दुकान पे नहीं आएंगे, दुकान सिर्फ सी संभालेगा, ऐसा भी अलाउड है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब आप बताओ व्हाट इज पार्टनरशिप, मेरे साथ बोलो, पार्टनरशिप इज अ between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। अब इन लोगों को बोला क्या जाएगा, ए बी और सी को इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर्स, और इन्हें तीनों को इकट्ठे क्या बोला जाएगा, फर्म। और जिस नाम से ये बिजनेस चला रहे होंगे उसको क्या बोला जाएगा, फर्म्स नेम। फिर से ए बी और सी को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे और कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म। और जिस नाम से ये दुकान चला रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे, फर्म्स नेम बोलेंगे। क्या बात क्लियर है। अब फर्म के पार्टनरशिप के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स की तरफ बात करते हैं। पार्टनरशिप में देखो पहला असेंशियल एलिमेंट है कि 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। मिलके क्या करेंगे और क्या कमाएंगे, और बिजनेस सारे मिलके करें या बिजनेस पे दुकान पे कोई 1 या 2 बंदे बैठे, वो भी अलाउड है। क्लियर है। तो ये 5 असेंशियल्स हैं। पहला असेंशियल, पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है किसके बीच में, अब लॉ मेकर कहते हैं वही पर्सन जो लॉ में रिकॉग्नाइज है वही पार्टनरशिप में घुस सकते हैं। अब आपको पता है फर्म की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो फर्म कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी दूसरे फर्म में क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर को भी लॉ ने मना किया, माइनर आप भी नहीं बन सकते। तो 2 लोगों को मना किया, किस किस को, नहीं बन सकते। क्या बात क्लियर है। लेकिन माइनर को एक रूल याद है, माइनर सब पार्टनर्स के कंसेंट से फर्म में एडमिटेड हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर माना नहीं जाएगा, प्रॉफिट के लिए एडमिट हो सकता है। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर कितने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कंपनी लॉ कहता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउड है। तो चलो एक बार ये पॉइंट को रैप अप करो मेरे साथ, कितने लोगों का एसोसिएशन है, 2 और मोर। ये 2 में 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, 2, बट 2 लोगों को मना किया। बिल्कुल ठीक है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने अलाउड हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में अगला पॉइंट एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ 2 लोगों में एग्रीमेंट, यानी एक ऑफर देगा दूसरा एक्सेप्टेंस देगा, क्या बनेगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना जरूरी है बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप वॉलेंटरी है, जोर जबरदस्ती से नहीं होती। तुम्हें पार्टनर बनना है, आओ मेरे से एग्रीमेंट करो और मेरे पार्टनर बन जाओ कॉन्ट्रैक्ट करके। पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप ऑफर, तो मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, बन गई पार्टनरशिप। लेकिन लॉ मेकर कहता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, और मैंने ओरल में बोला ऑफर दी, क्या मेरे पार्टनर बनोगे, आपने बोला जी सर बनूंगा। ये कैसी पार्टनरशिप है, एक्सप्रेस। ओरल में एक्सप्रेस के 2 वर्ड होते हैं, ओरल भी एक्सप्रेस है और रिटन भी एक्सप्रेस है। अब इम्प्लाइड का एग्जांपल क्या होगा, मैंने बोला मेरे पार्टनर बनोगे, मैंने तो ओरल में ऑफर मारी, तुमने मुंडी हिला दी, तुमने मेरी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। ये कैसी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड। तो पार्टनरशिप एक्सप्रेस भी हो सकता है। पार्टनरशिप, एक बात क्लियर है कि पार्टनरशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक बंदे की है, दोनों की मिलके। पार्टनरशिप के लिए एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की मिलके। पार्टनरशिप ओरल में होगा या राइटिंग में होगा, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग। हाँ जी, क्या बात क्लियर है। अब पार्टनरशिप में नेक्स्ट सवाल, लोग मिलके क्या करेंगे बताओ, बिजनेस करेंगे। बिजनेस में वो कोई भी ट्रेड करें, कोई भी ऑक्यूपेशन करे, कोई भी कुछ भी करें। क्या बात क्लियर है। सेकेंडली, बिजनेस करना क्यों है, क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो पार्टनरशिप चलेगी। मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए कि क्या कमाना है, प्रॉफिट। अगर आपने चैरिटी करनी है तो उसके लिए पार्टनरशिप बनानी अलाउड नहीं है। क्लियर है। बताओ, एग्रीमेंट यहां तक समझ आ रहा है। हाँ जी, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक असेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। प्रॉफिट कमाना ही, आपस में बांटना भी है, आपस में बांटना भी है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली 1 पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल प्रॉफिट। अगर एक बंदा सारा प्रॉफिट खा रहा है तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में एक बंदा सारा खाएगा या आपस में बांटेंगे। रेशियो कुछ भी हो सकता है, 10:1 कर ले रेशियो, 10%, 10 मेरा 1 तुम्हारा, अलाउड है। रेशियो कुछ भी चलेगी लेकिन बटना चाहिए। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंडेटरी है, शेयरिंग ऑफ लॉस मैंडेटरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि देखो भाई मैं लॉस बियर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या बियर करूंगा, प्रॉफिट। अब सारे अगर 3 पार्टनर है, तीनों मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि तीनों मिलके
लॉस भी शेयर करेंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, पेन हाथ में होना चाहिए। मेरा सवाल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, अब इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है ये पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी का? अगर तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो तीनों एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल हैं। ए कुछ करेगा, बी और सी लायबल होंगे, बी कुछ करेगा, ए और सी लायबल होंगे, सी कुछ करेगा, ए और बी भी लायबल होंगे। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल, मतलब सबसे मेन प्रिंसिपल ही ये है। हाँ जी, पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी है। व्हाट इज विच एजेंसी? म्यूचुअल, मतलब तू मेरा एजेंट, मैं तेरा एजेंट। क्या बात क्लियर? लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर एक पार्टनर कुछ भी करेगा ना तो माना जाएगा उसने नहीं करा बल्कि सबने किया। यानी एक पार्टनर, अगर मैं आप एजेंट हुए तो मैं आपका कौन हुआ? प्रिंसिपल। एक एजेंट होता तो दूसरा कौन होता है? यानी आप, मैं एजेंट हूँ, आप मेरे प्रिंसिपल है, मैं कुछ करूंगा आप लायबल होंगे। अब उल्टा सोचा, मैं एजेंट हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, फिर आप एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ। एक बंदा एजेंट है, एक प्रिंसिपल है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, लॉ मेकर कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी जरूरी, बट इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी। केडी कमत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, और थर्ड में उन्होंने बोला म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है। क्या बात क्लियर है? लो जी, यहां तक बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? स्पीड थोड़ी फास्ट है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बोलो स्पीड थोड़ी सी फास्ट है या बिल्कुल ठीक है, एप्ट है? नहीं, डेफिनेटली शशांक, मैं बताऊंगा इस बैच में कैसे पढ़ना है। मैं ठीक हूं ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं ठीक हूं। मेरा सवाल, ये केडी कमत का केस क्लियर है। अब देखो, लॉ मेकर ने क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन को देखो, ए और बी कमोडिटी खरीदते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इस कमोडिटी को बेचेंगे। पहले खरीदते हैं, फिर बेचते हैं और क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल है। दो फर्म्स जिनमें 12 पार्टनर हैं कंबाइन करके बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। अब ध्यान से सुनना, अगर दो फर्म एक फर्म में घुस गए हैं तो दो फर्म तो पार्टनर नहीं बन सकते, तो आंसर शुड बी नो। बट यहां पे एक बात बोली, 12 पार्टनर्स, दो फर्म्स जिनमें 12 पार्टनर है, 12 + 12 कितने हो गए? क्या मैं बोल सकता हूं 24 लोग मिलकर एक फर्म खोल सकते हैं, लेकिन दो, तो ये जो न्यू फर्म होगा इसके कितने पार्टनर्स होंगे? 2 पार्टनर्स या 24 पार्टनर्स? अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करें कि 12 24 लोग मिलकर फर्म खोल रहे हैं तो आंसर होगा यस दे कैन ओपन दी फर्म। अगर हम इसको ऐसे सोचें कि 2 फर्म, तो वो वैलिड ही नहीं है। अब प्रैक्टिकली सोचो, फर्म तो खोल ही नहीं सकता, फर्म तो बिजनेस खोल ही नहीं सकता, फर्म तो पार्टनर बन नहीं सकता। पार्टनर तो कौन बनेंगे? जब ये पार्टनर कौन बनेंगे? फर्म्स बनेंगे या उसके इंडिविजुअल बनेंगे? तो 12 इसके 24 लोग। तो क्या मैं बोलूंगा इस लॉजिक से सही है? क्या बात क्लियर है? सर अगर हम उस लॉजिक से करें कि 2 फर्म जा रहे हैं, अबे बेटा उस लॉजिक को 2 मिनट सोचो, उस लॉजिक से भी चल सकते हैं कि 2 फर्म है, दोनों ने मिलकर एक फर्म खोला, तो वो तो वैलिड ही नहीं होगा। तो फिर सर उसका आंसर हमें नो लिखना चाहिए। उसके लिए एक बात और सोचो कि फर्म तो कभी खोल ही नहीं सकते, तो हमारी वो सोच ही गलत है वो वाली। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ए और बी को ओनर से, दोनों ने मिलके एक क्या किया? एक बिल्डिंग खरीद ली। को ओनर का मतलब आधा ओनर मैं हूं, आधा ओनर तू है। इन्होंने मिलके कोई बिजनेस एग्री टू कंडक्ट बिजनेस इन कॉमन फॉर, अब इन्होंने बोला कि हमें मिलके एक लेटर से गाड़ी खरीद लेते हैं, आधी मेरी आधी तेरी, मेरा, हम दोनों ने मिलके खरीद ली। अब हम दोनों मिलके इससे क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा। लॉ मेकर कहते हैं इन, देखो बिल्कुल पार्टनर्स लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या है? कॉमन फास्ट। ये वर्ड याद रखना, को ओनर्स को लॉ पार्टनर नहीं मानता। लॉ मेकर को ओनर्स कौन हुए? जिन्होंने मिलके पैसे लगा के आधी आधी प्रॉपर्टी खरीदी, वो को ओनर्स है। उन्हें लॉ मेकर मना कर रहा है कि मैं तुम्हें पार्टनर मानूंगा या नहीं मानूंगा। अच्छा, लेकिन अगर ये मिलके बिजनेस कर रहे हैं, अब देखो मैंने एक एग्जांपल बोला, को ओनर्स को लॉ पार्टनर नहीं मानता क्योंकि वो तो को ओनर्स है। अब 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग भाइयों की है, बिल्डिंग में किराएदार रह रहे हैं। ये पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग किराए पे दी, दिस इज नॉट बिजनेस। लेकिन अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, मैं बोलूं 2 भाइयों ने बोला हम दोनों को ओनर बन जाते हैं। को ओनर मतलब हमारी 10 बिल्डिंगें हैं, आधा पैसा मेरा आधा पैसा तेरा, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, बिल्डिंगें खरीदेंगे, बिल्डिंगें, लेकिन उसमें पैसा दोनों का बराबर बराबर होगा। अब क्या ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एज अ को ओनर कर रहे हैं। लॉ कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसके पार्टनर, इसको पार्टनरशिप मानूंगा। यस,
मैंने क्या बोला, सिर्फ को ओनर है तो पार्टनर्स नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए, तो इस रीजन से ये पार्टनर्स है। अगर सिर्फ को ओनर्स हैं तो पार्टनर है। को ओनर्स के को क्यों नहीं मानते पार्टनर, एक बार सोच के बताओ। क्योंकि ना वो म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती को ओनर्स में, मतलब मैं कुछ करूंगा तू लायबल नहीं होगा, तू कुछ करेगा, को ओनर्स में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। तो सिर्फ को ओनर्स का क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ए और बी क्या है, उन्होंने एक जमीन खरीदी और बोला रेंट आपस में बांट लेंगे। एक जमीन खरीद के किराया बांट रहे, कोई धंधा है या इन्वेस्टमेंट है, बस इन्वेस्टमेंट ना। अब ये सिर्फ क्या है, सिर्फ को ओनर है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इसलिए ये पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो दो क्वेश्चन है को ओनर को लेके, आपको देखना है। अगर सिर्फ को ओनर कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं है, बट अगर वो क्या कर रहे हैं, धंधा करके प्रॉफिट कमा रहे हैं तो पार्टनर्स। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। अब बताओ, कुछ लोग मिलके, हाँ जी, चैरिटी का काम करना चाहते हैं, वॉर विडोज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मिलके पैसा लगा रहे हैं कि चैरिटी करेंगे। चैरिटी को भी लॉ ने मना किया था, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो अब आप बताओ, ये फर्स्ट बंदा पार्टनर है, सेकंड भी पार्टनर है, थर्ड भी पार्टनर है, फोर्थ पार्टनर नहीं है, फिफ्थ पार्टनर नहीं है। बोलो जी क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, कौन है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन था बच्चों से। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा पॉइंट आ गया? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं बच्चों। सेक्शन 6 कहते हैं पार्टनरशिप के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज क्या बोली? एग्रीमेंट। क्या क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। और क्या करेंगे? सारे मिलके करेंगे या हमारे में से कोई? ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। क्या 3 चीजें? एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस सारे मिलके करो, एक करो। अब एग्रीमेंट पे आ जाओ। सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना, स्टेटस अलाउड नहीं है। स्टेटस, बच्चा पैदा होता है ना परिवार में, तो बाय स्टेटस वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल सुनो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली होती है, मिलके बिजनेस करती है। उस घर में जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, वो वैसे ही उस एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। यानी बच्चा पैदा होता है, वो तो माइनर होते हैं, माइनर कैसे मेंबर बन सकता है? बच्चे को एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे का स्टेटस देखो ना, उस परिवार में वो पैदा हुआ तो वो मेंबर बन गया। यानी एचयूएफ में मेंबर बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। बाय स्टेटस आप पार्टनर नहीं, बाय स्टेटस आप मेंबर बन गए। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अब 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। मिस्टर ए मर गए, क्या उनका बेटा बाय डिफॉल्ट बी और सी का पार्टनर बन जाएगा? नहीं, यहां पे स्टेटस नहीं चलता। यहां क्या चलता है बताओ? अगर ए मर गया तो ए का बेटा ऑटोमेटिक फर्म का पार्टनर बन जाएगा या बी और सी की सहमति जरूरी है? एग्रीमेंट जरूरी है। क्या बात क्लियर? एग्रीमेंट होना जरूरी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो एग्रीमेंट होता ही नहीं है, वहां तो बस स्टेटस से ही आप क्या बन जाती हैं बताइएगा? पार्टनर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टनर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मेंबर। एक बार फिर बताओ, स्टेटस चाहिए या एग्रीमेंट चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल सब लोगों से प्लीज, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान से सुनना, अब मैं एक बात और बोलता हूं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, बट सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से कोई पार्टनर, सिर्फ अगर वो बंदा बोले मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पार्टनर, अकेला प्रॉफिट शेयर करने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता। जैसे देखो ये एग्जांपल्स है, एक लेंडर ऑफ मनी है, उसने फर्म को क्या दिया? लोन दिया। बोल रहा है मुझे ब्याज मत दो, मुझे अपने फर्म का थोड़ा सा प्रॉफिट दे दो। नौकर बोल रहा है मुझे सैलरी मत दो, मुझे क्या दे दो? पार्टनर मर गया, उसकी विडो बोल रही है मेरे पति का हिस्सा मुझे दे दो। हाँ जी, कोई पुराना पार्टनर है, वो अपनी, कोई बंदा है जो अपनी गुडविल बेच के फर्म को चला गया और गुडविल के बदले वो क्या मांग रहा है? प्रॉफिट मांग रहा है। लॉ मेकर कहते हैं ये लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, ये पार्टनर थोड़े ना बन। तो सिर्फ प्रॉफिट लेने वाला बंदा पार्टनर नहीं होता। क्या बात क्लियर? तो प्रॉफिट लेना एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। व्हाट इज प्राइमा फेसी? देख के लगेगा कि अच्छा तू प्रॉफिट ले रहा है, शायद तू पार्टनर होगा। अब जैसे ये चारों लोग देख के लग रहे हैं कि पार्टनर हैं, बट पार्टनर माने, पता तुम्हें पार्टनर मानने के लिए ना सिर्फ प्रॉफिट चाहिए या एग्रीमेंट चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और एक और चीज चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। अगर ये तीनों टेस्ट पास कर दोगे, अब इनमें से कोई म्यूचुअल एजेंसी प्रूफ पास ही नहीं कर पा रहा, इसलिए ये पार्टनर माने नहीं जाएंगे। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है?
मेरा सवाल, लॉ मेकर ने जो बात बोली, अच्छा आपको देखो जब लर्न करना है आप इसका ए लर्न कर लो, इसका बी लर्न कर लो, और ये बी के बाद सारे के सारे ये चारों पॉइंट लर्न कर लो। सी पॉइंट में सिर्फ ये मेन बात लर्न होनी चाहिए कि क्या होता है बेटा बताओ जरा, प्राइमा फेसी एविडेंस, और कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है इस पर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या आया बच्चे, एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी होनी जरूरी है, ये पेपर में लर्न करना है वर्ड क्या, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है। क्या बात क्लियर, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। एक पार्टनर कुछ भी करेगा बाकी पार्टनर लायबल होंगे, यानी एक पार्टनर जो भी करेगा ना उससे बाइंड हो जाएंगे। कौन बाइंड हो जाएंगे बताओ, बाकी पार्टनर्स। क्या बात क्लियर, क्या मैं बोल रहा था, म्यूचुअल एजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बिना म्यूचुअल एजेंसी के तो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज अगेन बेटा बोलो, इसी के बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि बंदा पार्टनर माना जाएगा या माना नहीं जाएगा। देखो अब इन्होंने बोला, कहता इफ का मतलब कहता अगर, कहता मान लो म्यूचुअल एजेंसी है, साथ में ग्रुप मिलके क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहा है, क्या करके, अब आप बताओ बिजनेस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो अब ये पार्टनरशिप माना जाए। बोलो जी क्लियर है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस और चला गया, संती रंजन दास गुप्ता का केस। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ गया भैया कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इनके पास ना कोई इनके पास प्रूफ ही नहीं है, इनके पास रिटर्न में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं, इनके पास कोई अकाउंट्स, इन्होंने कभी कोई बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं फर्म के नाम पे, ना कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म किया अपनी पार्टनरशिप के बारे में। हुआ कुछ ऐसा था कि 3-4 पार्टनर्स थे, धंधा कर रहे थे, बट उनके पास रिटर्न में कोई चीज़ है ना, फर्म के नाम पे कोई बैंक अकाउंट था, ना रजिस्ट्रार को कभी इन्फॉर्म किया था। तो कोर्ट बोला जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी पार्टनरशिप है। क्या बोलती है पब्लिक, बोलो जी क्लियर है। हाँ जी, अब हमारे सामने हमने क्या खत्म किए दोस्तों बताना, ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मेरा डाउट था बच्चों से, अब क्या आ गया बच्चों बताना जरा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है जरा बताइए। पार्टनरशिप 2 प्रकार की होती है, पहले कौन सी आ गई, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी कौन सी होगी बताओ बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड भी बोल सकती है। बताओ बेटा मेरा सवाल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड क्या होती है, आप नाम से बताओगे मुझे, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। यस, कोई ऐसी पार्टनरशिप जिसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन के लिए बनी है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। लेकिन अगर अब आपसे मैं पूछूं, अच्छा ऐसी पार्टनरशिप खत्म कब होगी बताना जरा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। 3 साल की पार्टनरशिप है, 3 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अब आप बताओगे इसके ऑपोजिट होती है पार्टनरशिप एट विल। ये क्या होती है, इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जब तक मन करे, और इसमें बता भी नहीं रखा होता कि फर्म बंद कब करेंगे, मतलब जब तक मन करे चलाने का अगर मन है तो वो कौन सी पार्टनरशिप होगी, जब तक मन कर रहा तब तक चलाएंगे। अच्छा आपको पता है मेरा डाउट, लॉ मेकर क्या कहते हैं, कहते हैं कई बार पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड जो होती है, वो पार्टनरशिप जो किसके लिए बनती है, फिक्स पीरियड के लिए बनती है। जब उनका पीरियड खत्म हो गया, मान लो 3 साल की पार्टनरशिप है, 3 साल खत्म हो गए, क्या पार्टनरशिप बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वो अभी भी बंद नहीं कर रहे, चलाई जा रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है, फिक्स पीरियड का एग्जांपल 3 साल की पार्टनरशिप है, तो रूल क्या है, 3 साल की पार्टनरशिप कब खत्म हो जानी चाहिए, जब 3 साल पूरे हो गए, लेकिन वो बंद नहीं, खत्म नहीं कर रहे, वो 3 साल का फर्म था, 3 साल पूरे हो गए, एबीसी कहते हैं भी थोड़ी और दिन चलाते हैं फर्म को। लॉ कहता है 3 साल की पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद भी चला रहे हो और जब तक आपका मन करे चलाओगे, तो अब आपकी ये पार्टनरशिप क्या बन गई, पार्टनरशिप एट। ऐसी पार्टनरशिप को बंद कैसे करते हैं, पार्टनरशिप एट विल को बंद करना है ना, तो किसी एक पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, नोटिस कि मुझे फर्म डिसॉल्व करना है। इस पार्टनरशिप को बंद करना बहुत आसान है, एक पार्टनर बाकी पार्टनर को क्या देगा कि चलो भाई बंद करे, बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते, क्यों, कहेगा भैया विल का तो मतलब ही होता है ना, जब तक हमारा मन करेगा। अच्छा इसमें सबका कंसेंट होना जरूरी है, या कोई एक पार्टनर भी नोटिस दे सकता है कि चलो बंद करती है। अच्छा इसमें क्या होता है, कभी भी बंद कर सकते हैं, पीरियड खत्म होने पे ही बंद होगा। क्या बात क्लियर है, आप आराम से देखो, कोई वर्ड नहीं समझ आया तो रिपीट करूं। हाँ वो अब अगर आप चाहो तो वो तो डिसोल्यूशन तो कभी भी हो सकता है। हम तो स्टार्टिंग में सोच रहे हैं कि ये फिक्स्ड है या ये पार्टनरशिप। अब इन्होंने सवाल पूछा भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, 3 साल की पार्टनरशिप है, बट 1 साल बाद ही पार्टनर्स म्यूचुअली चाहते फर्म को,
हमने डिसोल्यूशन में कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वहाँ टाइम पूरा होगा तब रिजॉल्व करना जरूरी है, उससे पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हो। डिसोल्यूशन में पढ़ते हैं हम ये बात। हाँ जी शशांक बेटा, शशांक पूछ रहा सर ओरल पार्टनरशिप भी तो पार्टनरशिप मानी जाती है, मानी जाती है, बट प्रूफ कैसे करोगे? एग्रीमेंट देखो, ओरल पार्टनरशिप में बेटा शशांक एक इंटरप्रिटेशन लो, ओरल पार्टनरशिप में क्या मैं बोल सकता हूँ एग्रीमेंट ओरल अलाउड है, और एग्रीमेंट आप ओरल में कर सकते हो, बट जो प्रॉपर्टी खरीदोगे, जो बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, वो तो फर्म के नाम पे खुलवाओ, है ना? नहीं तो प्रूफ कैसे करोगे कि आपके बीच में पार्टनरशिप है बच्चे? क्या बात क्लियर है मेरा सवाल? चलिए ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आपको। अच्छा पार्टनरशिप अब दो तरह की और सुनो, एक होती है पर्टिकुलर और एक होती है, ये जो ऊपर वाली दोनों थी ना, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थी। ये दोनों किसके हिसाब से पढ़ी है हमने भाई? जिसमें टाइम पीरियड फिक्स कर दो वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टाइम है, जिसमें कोई टाइम ही नहीं है वो पार्टनरशिप एट विल है। अब ये दोनों आ गई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी बोलो बच्चे, दिस इज बिकॉज ऑफ बिजनेस। अब यहां पे लॉ मेकर क्या कहते हैं? अगर पार्टनरशिप आपने बनाई है फॉर सिंगल एडवेंचर, व्हाट इज सिंगल एडवेंचर? एक पर्टिकुलर बिजनेस ही करेंगे, ज्यादा काम, एक ही एडवेंचर रहेगा। एडवेंचर का मतलब एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, एक ही बिजनेस रहेगा। आप मेरे पार्टनर हो सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस में। अब क्या रेस्टोरेंट एक ही एडवेंचर है? तो आप मेरे कौन से पार्टनर हो बताना जरा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बात क्लियर है मेरा सवाल? अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल एडवेंचर या अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू, इट इज डिसॉल्व ऑन द कंप्लीशन ऑफ। आज रेस्टोरेंट में आप मेरे पार्टनर हो, तो मेरा डाउट, आप जब तक मेरा रेस्टोरेंट है तब तक आप मेरे पार्टनर हो, जिस दिन रेस्टोरेंट बंद होगा पार्टनरशिप खत्म। अब ये कौन सी है? जर्नल पार्टनरशिप। यहां पे आप मेरे पार्टनर इन जर्नल हो। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे 4 बिजनेस हैं, तीन बिजनेस है, एक रेस्टोरेंट का, एक शूज का, और एक लेटर से कोचिंग का। ए मेरे रेस्टोरेंट के पार्टनर है, बी मेरे शू में पार्टनर है, और सी मेरे क्लोथ के पार्टनर है। तो ए बी और सी को मैं अपना कौन सा पार्टनर मानूंगा? पर्टिकुलर, एक उसमें एक उसमें एक उसमें। लेकिन मैंने डी को बोला भाई तू मेरा जर्नल पार्टनर है, तो तीनों बिजनेस में मेरा पार्टनर है, इसके अलावा भी मैं कुछ भी करूंगा तब भी तू मेरा पार्टनर, तू मेरा भाई है, तो मेरा हर धंधे में भाई है। तो ये कौन सा पार्टनर है? डी, दिस इज जर्नल। क्योंकि इसको कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं बोला कि तू कपड़े का पार्टनर है या तू उसका, तूने बोला तू मेरा भाई है, मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें तेरा आधा हिस्सा रहेगा। तो ये कौन से पार्टनर बन गए बेटा बताओ? ये डिफरेंट होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। अच्छा फिर बताना लायबिलिटी का भी कलेश पड़ेगा। ए बी और सी तीनों पर्टिकुलर पार्टनर है, वो अपने अपने बिजनेस के लिए लायबल होंगे, लेकिन डी आपका भाई हर बिजनेस में आपका पार्टनर है, तो वो आपके हर बिजनेस में क्या होगा बेटा बताना जरा? लायबल होगा। पर्टिकुलर पार्टनर लायबल होगा पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, लेकिन जर्नल पार्टनर की लायबिलिटी अलग होगी, वो तो आपके सारे बिजनेस में आपके साथ लायबल, तो वो लायबल भी होगा सारे बिजनेस में। बोलो जी क्या बात क्लियर है? हाँ जी यहाँ तक समझ आ गया हमने? वो अब आप बताओ ना, ए रेस्टोरेंट और जून शूज में क्या ये जनरल है या अगेन ये पर्टिकुलर ही है? पर्टिकुलर है। जर्नल का वर्ड क्या है? जर्नल के लिए कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि भाई तो जर्नल पार्टनर है। जर्नल मतलब ये तो हर चीज का पार्टनर है। हाँ जी चलें जी अगले पॉइंट पे। हाँ जी मेरा नेक्स्ट सवाल, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। लॉ मेकर कहते हैं पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, आप ओरल में भी कर सकते हैं और आप राइटिंग में भी, लेकिन डिजायरेबल है कि आपको किस में करना चाहिए बताओ? राइटिंग में, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम बच्चे। इसके लिए आपको एक क्या बना लेना चाहिए बताओ? एक पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी बातें मेंशन करनी जरूरी है। हाँ जी मेरा पार्टनरशिप डीड बनानी है और उसको गवर्नमेंट को उस पर क्या पे करनी है? स्टैम्प ड्यूटी। क्या बात याद आया कुछ ऐसा? अगर आप गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनानी है और उस पर गवर्नमेंट को क्या पे करनी है? एक तरह का टैक्स होता है, आपने गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है फर्म बनाने की। और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाके क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, किराए की बिल्डिंग है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई बिल्डिंग खरीदनी है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी जाना पड़ेगा रजिस्टर करवाने। क्लियर है? ये क्या है सर बताओगे? पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, फर्म का नेम और प्लेस ऑफ बिजनेस,
कब से शुरू कर रहे हो, कितने सालों के लिए चलाओगे, कौन पार्टनर कितना कैपिटल ला रहे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, कब किसी को एडमिट करना हो तो क्या रूल है, किसी को उसके क्या रूल्स है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, उनके ड्राइंग्स और लोन्स पे इंटरेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट, अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, मतलब अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स की सैलरीज और कमीशंस क्या रहेंगी, किसी पार्टनर को निकालना हो, एक्सपल्शन याद है किसी पार्टनर को, उसका तरीका बता रखा होगा। ये सारी बातें आपको किसमें लिखी हुई मिलेंगी। क्या इसको समय के साथ में इसमें चीज़ें ऐड और डिलीट की जा सकती हैं जब भी नीड फील हो, कंटेंट बढ़ाया भी जा सकता है और कम बनानी ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड ये कम चॉइस है बेटा। रजिस्ट्रेशन तब ज़रूरी है बेटा जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज कर रहे हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर हमने किराए पे प्रॉपर्टी ली है, हाँ जी, नहीं विशाल बच्चे, अगर कोई हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पार्टनरशिप में है तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमारी अपनी बिल्डिंग है तो भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अगर हमने किराए पे कोई बिल्डिंग ली है बेटा, अब देखो किराए पे बिल्डिंग ली है, आपका मकान मालिक कहता है कि हमें रेंट एग्रीमेंट बनाना है, लीज डीड बनानी है। किराए के लिए एक वर्ड होता है क्या, लीज डीड। तो आपको रजिस्टर करवाने कौन से लॉ में जाना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में। प्रॉपर्टी जब भी होगी तब हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर कराने जाना होगा, चाहे अपनी हो चाहे लीज पे ली हो। वैसे नहीं बच्चे, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, अब देखो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया, अब हमारे सामने क्या आ गया बेटा, बताना जरा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहां पे 1 मिनट का हॉल्ट है, आप देख लो पीछे कुछ आपको दोबारा पूछना है, कोई चीज पढ़ लो, कोई चीज पूछनी है तो फटाफट। हाँ जी, चलें बच्चे आगे। ओके, मेरा सवाल, अब हम आगे हमारे सामने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यस बेटा, अब हमारे सामने कौन से पार्टनर्स आगे, पहले नंबर पे एक्टिव पार्टनर। ये वो पार्टनर है, ध्यान से, जो हमारे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हाँ जी, ये एजेंट है बाकी पार्टनर्स का। अगर ये कल को फर्म छोड़ के जाएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस, तभी इसकी लायबिलिटी एंड होगी। हमने पढ़ा है ये बात आगे, जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसे नोटिस देना, अगर वो नोटिस देना भूल जाए तो जाने के बाद भी उसकी लायबिलिटी रहती है। अब्सॉल्व का मतलब एंड, उसकी लायबिलिटी तभी एंड होगी जब वो नोटिस दे के जाएगा। यानी ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता, सब इसको जानते हैं, ये जो कुछ भी करेगा उसके लिए बाकी लोग लायबल होंगे। इसको कल को फर्म छोड़ना है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है। ओके बेटा विशाल, अभी वेट करो। हाँ, नेक्स्ट सवाल, स्लीपिंग पार्टनर कौन सा हुआ बच्चों, जरा बताना। ये भी एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट, ये स्लीपिंग और डॉर्मेंट है। क्या ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस के लिए भी लायबल रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल की तरह रहता है, बस दो बातें, ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट, प्रॉफिट इसको भी मिलता है, लॉस ये भी बियर करता है। क्या बात क्लियर है। अच्छा, इसको छोड़ के जाना है तो पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत क्यों नहीं है भैया। क्या बात क्लियर है। अब हमारे सामने कौन सा आ गया बच्चों, जरा बताना। नॉमिनल पार्टनर, वो पर्सन जो अपना नाम देता है फर्म को, सिर्फ अपना नाम देता है, उसका कोई फर्म में इंटरेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, कोई बड़ा बंदा है, हमने उसको बोला रतन टाटा जी आप अपना नाम हमें यूज़ करने को दे दो, हम दुनिया को शो कर देंगे, आप भी हमारे क्या हो। रतन टाटा बोला मुझे क्या मिलेगा, हमने कहा सर हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे थे, आपका नाम यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उनका कोई रियल इंटरेस्ट थोड़ी ना हमारे फर्म में। अब आप बताओ, जब उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई प्रॉफिट तो हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए नहीं, मेरा नाम यूज़ कर लो, मुझे 1 करोड़ दो, आप मेरा नाम यूज़ कर लो। अब उनका नाम हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी, वो हमारे फर्म में कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम उन्हें पैसा दे रहे हैं उनका नाम यूज़ करने के लिए। ना वो फर्म में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, ना फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बस वो अपना नाम यूज़ करने को दे रहे हैं। अब अगर उनका नाम यूज़ करके हमने बैंकों से लोन ले लिया तो क्या वो लायबल है। हाँ, लायबल तो वो रहेंगे, क्योंकि हमने उनका नाम इस्तेमाल किया तो वो लायबल तो रहेंगे। उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई बिजनेस में पार्टिसिपेशन
नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनका नाम यूज हो रहा है तो उनकी लायबिलिटी है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये कौन से पार्टनर्स हैं बेटा जिन्हें सिर्फ जो लोग लॉस में लायबल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट पे करते हैं, ऐसे पार्टनर अलाउड है। मैंने बोला था लॉस सब शेयर करें, ये जरूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग पार्टनर। याद है हमने आगे पढ़ेंगे सेक्शन 31 में, ये लायबल नहीं होगा इसके एडमिशन से पहले के डेट्स के लिए। क्या बात क्लियर? जो जा रहा है छोड़ के उसको क्या बोलेंगे? इसको नोटिस देना पड़ेगा, जाने का। नहीं देगा नोटिस तो क्या होता था याद करो, ये लायबल होगा। अब बताओ एंडिंग में पार्टनर कौन सा आ गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कौन से पार्टनर है? ये इनका एक और नाम है पार्टनरशिप बाय। बच्चों ये वो लोग हैं वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट, ये खुद को शो करते हैं कि ये क्या है? पार्टनर, या किसी दूसरे को अलाउ कर देते कि तुम मुझे शो कर दे कि मैं फर्म का क्या हूं? पार्टनर। क्रेडिटर इनके चक्कर में फर्म को लोन दे दे तो अब ये लोग पार्टनर माने जाते हैं। ये पार्टनर होते नहीं है, ये अपनी या तो खुद से या किसी दूसरे को अलाउ करती है। एग्जाम्पल, मैंने आप दोनों के सामने मजाक में बोल दिया यार मैं भी तो तुम्हारे फर्म का पार्टनर हूं, मैंने मुंह से मजाक में बोल दिया। वेटर सर्व कर रहा है, वेटर ने सुन लिया, अच्छा अश्मीत सिंह भी इस फर्म का इनका, अच्छा वेटर के साथ एसबीआई बैंक का मैनेजर बैठा, वो भी सुन रहा है। एसबीआई बैंक के, मैं चला गया वहां से, एसबीआई बैंक के मैनेजर ने बोला तुम दोनों को, अश्मीत भी तुम्हारा पार्टनर है। मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं। तुमने क्या बोल दिया? हाँ है, क्योंकि एसबीआई मैनेजर ने खुद सुने। अब एसबीआई ने तुम्हें लोन दे दिया, क्या मैं भी पार्टनर माना जाऊंगा? क्योंकि मैंने अपनी हरकतों से खुद अपने आप को क्या बोला था और बैंक मैनेजर ने सुन लिया था। या ऑप्शन 2, मैंने नहीं बोला, मैंने तुम्हें अलाउ किया। मैंने नहीं बोला, तुमने बोला। तुम्हारा नाम मान लो ए है, ए ने बोला अश्मीत सर आप भी तुम्हारे पार्टनर हो। बैंक मैनेजर सुन रहा था, मैं कुछ बोला नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। तुमने बोला अश्मीत सर आप भी तुम्हारे पार्टनर हो, मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। यानी मैंने बोला, ये मैंने मिस्टर ए को अलाउ किया कि तू बोल मेरे बारे में। अब उसने बोला, मैं मुस्कुरा दिया। बैंक मैनेजर को तो लगा कि मैं ही पार्टनर हूं, तो लॉ मेकर कहते हैं आप पार्टनर माने जाओगे बाय एस्टॉपल। क्या बात क्लियर है बच्चों? याद करके बताओ, आपने चाहे खुद बोला हो चाहे किसी को अलाउ किया हो, आप पार्टनर माने जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना, तभी जब सामने वाले ने ये बात सुनी है और उस चक्कर में उसने कोई लोन वगैरह दे दिया। क्या बात क्लियर? इस केस में मैं आपका परमानेंट पार्टनर बन गया सिर्फ इस लोन के लिए? सिर्फ इस लोन के लिए मैं आपका क्या बन गया बेटा, बताना? पार्टनर। अच्छा आपको पता है सेक्शन 28 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ पार्टनर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम, ये वाला पॉइंट तो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था। कोई पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन नोटिस दे के नहीं गया, तो जब तक वो नोटिस नहीं देगा वो है नहीं पार्टनर, लेकिन उसकी हरकतें उसे लायबल कर देंगी। क्या बात क्लियर है? ये लो जी, आओ सब बच्चे एक क्वेश्चन मेरे साथ देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। क्या क्लियर है? मोहन, सोहन, रोहन आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड बोहन एज नॉमिनल पार्टनर, एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल। बोहन को क्या एडमिट किया है दोस्तों बताओ? बोहन को बोल रहे हैं हम तेरे को प्रॉफिट नहीं देंगे। आफ्टर सम टाइम क्रेडिटर करण फाइल्ड अ सूट ऑन बोहन फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट। बोहन बोल रहे हैं जी मैं तो नॉमिनल पार्टनर हूं, मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, एंड करण शुड क्लेम हिज ड्यूज फ्रॉम। बेटा बोहन था कौन, नॉर्मल पार्टनर था या नॉमिनल? नॉमिनल। उसे प्रॉफिट नहीं मिल रहे, वैसे बताओ सही बात है, उसे प्रॉफिट नहीं भी दे तो, बट क्या वो लायबल तो होगा क्रेडिटर्स को? तो वो बोल रहे मैं नहीं लायबल हूं। करण कौन है? क्रेडिटर। क्या करण उसे लायबल बना सकते हैं? इज बोहन लायबल फॉर द ड्यूज ऑफ करण? यस। In case Karan has filed a suit against firm, whether Mohan would be liable? Yes, liable है जी। हाँ जी बोलो बच्चे, क्लियर है? नॉमिनल पार्टनर लायबल होता है। क्वेश्चन 2 आपने खुद करना है, ठीक है? मेरा डाउट सब बच्चों से। अब हम जा रहे हैं ड्यूटीज की तरफ। अब तुम बताओगे मुझे, हमें शुरू करे हुए अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। रेगुलर क्लास से अलग है ये? रेगुलर की क्लास से अलग लग रहा है कुछ इसमें? क्या अलग है? अच्छा, और कोई डिफरेंस आपको? अच्छा, पढ़ाने के अप्रोच में कोई फ़र्क है? स्पीड इसमें भी सही है। हाँ जी, मेरा डाउट ओके।
हाँ, इसमें सर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी, जहाँ जो चीज़ें बिल्कुल सिंपल है उसमें मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा। किसी को फिर भी नीड फील करे तो मुझे बताना कि सर इसमें कोई और एलैबोरेशन करके एग्जाम्पल दे दो, आई विल गिव। ऑनलाइन में एक बच्चे ने पूछा था, सर केडी कमत का केस बताना एक बार। यस, ओके, नहीं डेफिनेटली बेटा, हाँ तो थोड़ा सा तो यार इसमें होगा। भाई एक बच्चा लिख रहा सर इसमें थोड़ा डेप्थ कम है। हाँ तो यार तुम तो सब कुछ अगर इसमें नहीं, कंपैरिजन के लिए सही बोल रहे हो, डेप्थ कम होगा, लेकिन अगर सब कुछ ही वो हो गया, वो जाता 70 क्लास, है ना मेरा डाउट। तो हाँ, कौन सा केस था? नहीं बच्चे ने आपको, मैं डांट नहीं रहा, ये बात आप सही कह रहे हो, बट हम इसको सेम उसकी तरह नहीं रख सकते ना। ये तो एक ब्रशअप बैच है कि बच्चों को चीज़ें एकदम फिर से रिकॉल हो जाए, बच्चे लर्न करना शुरू कर दे। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो केडी कमत के केस में जिसका भी डाउट था ऑनलाइन में, कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है, और म्यूचुअल एजेंसी ज़रूरी है। केडी कमत में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट बोले थे, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी। तीनों चीज़ें हैं तो हम मानेंगे कि पार्टनरशिप है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चे। मेरा सवाल, हम लोगों ने केडी कमत का केस करा, क्वेश्चन करा, ट्रू ये वाला करा। अब हम सेक्शन नंबर कौन से पे आ गए? सेक्शन नंबर 9। अब देखो सेक्शन 9 शुरू करने से पहले मेरा डाउट अब आप लोगों से, जो भी बच्चे अब दोबारा पढ़ रहे हैं, चाहे आप लॉ में फेल हुए हैं या लॉ में फेल नहीं हुए, चाहे लॉ में फेल हुए या लॉ में फेल नहीं हुए, चाहे अब कुछ आप में से ऐसे हैं जो लॉ में फेल नहीं हुए लेकिन अटेम्प्ट उनका रह गया क्योंकि एग्रीगेट नहीं बना, लेकिन अब लॉ को तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना कैसे है? अप्रोच वही रहेगी। देखो 30 क्लासेस में हमें ख़त्म करने, आप मानो 30 दिन हैं हमारे पास, मेरे पास नहीं, आपके पास भी लॉ के लिए सिर्फ 30 दिन है। इस 30 दिनों में जितना मैं रोज़ कराऊंगा उतना घर जाके आपने लर्न करना है, रिवाइज नहीं करना। क्या करना है? लर्न आपने पहले भी किया हुआ है, तो आपको एक बार उसको रिकनेक्ट दोबारा से करना पड़ेगा। तो जितना मैं करा रहा हूँ रोज़ उतना तो मिनिमम है, उतना तो करो। साथ में सर हम हमारे को, अब कोई आप में से कह रहा है सर पार्टनरशिप मुझे लर्न है, अगर आपको पूरा पार्टनरशिप लर्न है तो आप एक बार उसको फिर से, अब 4 दिन मैं पार्टनरशिप कराता हूँ तो 4 दिन आप पार्टनरशिप को आधा घंटा लगा के फिर से रिवाइज करते हो। जिनको लर्न है, जिन्हें लर्न नहीं है वो भाई लर्न करना शुरू करो। 4 दिन है आपके पास, बट 4 दिन ही मिलेंगे, चाहे इसको लर्न करो चाहे इसको रिवाइज करो। इसके बाद पार्टनरशिप को दोबारा टाइम नहीं देना। तो लर्न आपने रोज़ का करना है। सेकंड चीज़, जितने क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से डीपली पढ़ना है। पढ़े हुए हैं पहले क्वेश्चन भूल जाओ, दोबारा से देखो। मई आपका अटेम्प्ट है, अब की बार पास होना है तो क्वेश्चन एक एक दोबारा देखना पड़ेगा। तुमने पहले करे हुए हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर हम इस सोच से चलेंगे हमने सब कुछ, हमें सबको आता है, तो अगर हमें सब कुछ आता है तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, है ना। फिर वो अटेम्प्ट कहीं दूसरा भी खराब ना हो जाए, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे, है ना। तो मेरा डाउट, आप सब बच्चे अपनी अप्रोच पे रहिएगा कि हमने रोज़ का लर्न करना है। हाँ जी, पार्टनरशिप के लिए 4 डेज़ हैं। अगर किसी का पार्टनरशिप लर्न है पूरा, आज का दिन लगा के रिवाइज कर लो, कल से उसके क्वेश्चंस करते जाओ। जिनको लर्न करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लर्न करने में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना लगाओ लर्न करने में टाइम, किसने मना किए। हाँ बच्चे बिल्कुल, अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन करने चाहे बुक से करो चाहे क्वेश्चन बैंक से करो, करने एक ही जगह से है। क्लियर है? अब आ जाओ, बट साथ साथ करना, 30 दिन में आपका लॉ फिनिश हो जाएगा। आपका पेपर मिड मई में जाके होगा, है ना। हम अगर 16 मई से, मान लो मैंने 13 अप्रैल बोला है, मान लो मैं 15 अप्रैल को भी फ्री करता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, एक आधा दिन ऊपर चला जाता है, 15 अप्रैल और 16 मई, पूरा 1 महीना पहले हम फ्री हो जाएंगे, है ना। रफली 1 महीना बचेगा, तो आपने रोज़ का 1 घंटा लॉ को देना है और बाकी के टाइम आपने बाकी सब्जेक्ट्स को देने हैं। और अपना कोशिश करो कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, सारे सब्जेक्ट्स का, सिर्फ लॉ का नहीं। हाँ जी, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अपना 1 महीना बैठ के सिर्फ क्या दो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। अब सब बच्चों को हर पेपर, मतलब हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 5 पेपर
लिख लिख के सॉल्व करने हैं। एक महीना लॉ की बात करने कर रहा मैं, एक महीना पूरा अपना सिलेबस तैयार करो और एक महीना बैठ के अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्लियर? हाँ जी, मेरा डाउट, हाँ बेटा चंचल, वो आप एक बार पूछ लेना, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका पूरा, है ना। मेरा डाउट, अब देखो जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर कौन सा आ गया? हर पार्टनर की ड्यूटी है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब अपना फायदा सोचना है या फर्म सबका फायदा सोचना, सारे फर्म का फायदा सोचना है, कम फायदा है या ग्रेटेस्ट फायदा? पहली बात। दूसरा, हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स को फर्म की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, और अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसके लीगल, मान लो हम 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए और बी दुकान पे नहीं आते, सी अकेला दुकान पे रहता, तो क्या सी की जिम्मेवारी बनती है कि वो ए और बी को दुकान में जो कुछ भी हो रहा है बताएगा? अगर ए मर गया तो मिसेज ए को बताएगा? बिल्कुल बताएगा। क्या बात क्लियर? अ पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व गुड फेथ इन डीलिंग विद अदर पार्टनर्स। अब सी को क्या ऐसे सोच के काम करना चाहिए, ए और बी तो आ नहीं रहे, मैं दुकान में चोरी कर लेता हूं, या उसे अटमोस्ट का तो मतलब होता है मैक्सिमम गुड फेथ, अच्छी सोच रखनी चाहिए किसके प्रति? बाकी पार्टनर्स के प्रति। तीनों पॉइंट्स फिर से, पार्टनर को अपना फायदा नहीं सोचना, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज सोचना है। समझ आता है बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। दूसरा, वो फर्म की सारी इंफॉर्मेशन बाकी पार्टनर्स और जो मर गया उसके लीगल हायर को बताएगा। तीसरी बात, पार्टनर हमेशा गुड फेथ में काम करेगा सारे पार्टनर्स के लिए। हाँ जी, सारे पार्टनर्स बाउंड हैं एक दूसरे को अकाउंट्स दिखाने के लिए। हाँ जी, अगर एक पार्टनर ने कोई हिसाब बनाया तो वो हिसाब अपने पास रखेगा या बाकी पार्टनर्स को दिखाएगा? हाँ जी, और बाकी पार्टनर्स भी, मेरा सब प्राइमा फेसी ही वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अब 3 पार्टनर है, सी ने दुकान का सारा हिसाब बनाया, क्या सी हिसाब ए और बी को दिखाएगा? दिखाएगा, और साथ में लॉ कहता है वो उन्हें एक्सप्लेन भी करेगा। अगर ए और बी हिसाब में कुछ पूछते हैं तो कौन एक्सप्लेन करेगा उन्हें पूरी बात? ठीक है सर, ये बोलता है ये खर्चा ज़्यादा क्यों है, तो इसके ऊपर जवाब किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेक्शन 9 किसी ने लिखा था सर, सेक्शन 9 लर्न करने में दिक्कत होती है, बोलो बेटा सारे कीवर्ड समझ आ गए जिसने भी बोला था? हाँ जी, चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आया सेक्शन नंबर कौन सा? 10। अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया फर्म के बिजनेस में, अब इसका मतलब क्या है? पार्टनर ने फ्रॉड किया लेकिन कहाँ किया? सर ये प्राइमा फेसी क्या कैसे हुआ? देखो बेटा, प्राइमा फेसी का मतलब क्या है? ऑन द फेस ऑफ। विशाल नहीं, शशांक, प्राइमा फेसी का मतलब, विशाल प्राइमा फेसी का मतलब ऑन द फेस ऑफ कह रहे हैं। प्राइमा फेसी मतलब ऑन देख के यही माना जाएगा कि वही बंदा, वही पार्टनर प्रॉपर पर्सन होगा। प्राइमा फेसी का मतलब देख के, ऑन द फेस ऑफ, देख के लगेगा कि सी तू ही वो बंदा है जिसको पूरी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देनी है बाकी पार्टनर्स को। बच्चे ठीक है शशांक और विशाल? प्राइमा फेसी का मतलब ऑन द फेस ऑफ, देख के लगेगा मिस्टर सी तुम ही बी और ए को पूरी जानकारी दोगे, हिसाब के तब तुम ही बताओगे ए और बी को। हाँ जी ठीक है। अब जरा मेरे साथ सब बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया फर्म के बिजनेस में, मान लो मैं फर्म की दुकान पे बैठता हूँ, सी दुकान पे बैठते, सी लोगों को झूठ बोल देता है, एक कस्टमर को झूठ बोल के खराब गुड्स बेच देता है 2 लाख रुपए के, लेकिन गुड्स सारे खराब थे। जब कस्टमर को पता लगता है तो कस्टमर सी पे केस नहीं करता, फर्म पे केस करता है, क्योंकि कस्टमर ने सी से थोड़ी ना खरीदा, कस्टमर ने तो बेटा फर्म को लायबल होना पड़ेगा। गुड्स खराब थे, कौन पे करेगा? सी को, फर्म देगा। अब फर्म किससे रिकवर करेगा? फर्म लॉस रिकवर करेगा किससे? उस पार्टनर से जिसने गलत काम किए। फर्म में कौन है? ए और बी भी हैं। अब आप बताओ, सी ने अगर धोखाधड़ी करी तो बेटा डाउट, कस्टमर का जो नुकसान हुआ 2 लाख का वो कौन देगा? फर्म देगी, फर्म के अकाउंट से जाएगा। क्या बात क्लियर है? लेकिन ये अल्टीमेटली लॉस होना किसका चाहिए था? तो ए और बी दे देंगे, फर्म के अकाउंट से दे देंगे। फिर क्या सी को बोलेंगे चल भाई निकाल पैसा? क्या बात क्लियर है? पैसा निकाल, हम बांटेंगे हम आपस में पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली तो लॉस तेरा था, हमारे फर्म ने पे किया, तुम्हारे फर्म को पैसा वापस कर। लॉ ने एक बात और बोली, एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म और प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी विच इज अ फ्रॉड ऑन इज एंटाइटल द को पार्टनर्स टू थ्रो द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन हिम। अभी जो बात बोली, अगर सी ने कोई काम किया है फ्रॉड के साथ, तो क्या ए और बी, एक बार फिर से बताओ, सी ने कोई फ्रॉड किया है तो लायबल फर्म में रह के लायबल कौन होगा? लेकिन फर्म बाद में, ए और बी या फर्म बाद में किससे रिकवर कर लेगा?
देखो यही बात, वो थ्रो कर सकते हैं होल कॉन्सिक्वेंसेस, किसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिए जाएंगे? सी के ऊपर। क्योंकि जो फ्रॉड हुआ है ना वो इम्प्यूटेबल, इम्प्यूटेबल का मतलब है किसको बाउंड, पहले किसको बाउंड बनाया जा रहा है? पहले तो फर्म पे कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रॉड करा किसने है? किसी एक पार्टनर ने करा, तो बाद में मेरा लॉ मेकर कहते हैं उसको पार्टनर जो बाकी बी और ए और बी होंगे ना, वो सी को रगड़ देंगे कि गलती तेरी थी, फर्म क्यों पे कर रहा, तू रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोनों पॉइंट एक ही बात कहना चाह रहे हैं, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है फर्म में रह के तो फर्म लायबल होगा, बाद में फर्म उस पार्टनर से रिकवर कर लेगा, सीधी बात है। हाँ जी, मेरा डाउट, कैन वी मूव टू सेक्शन 11? सेक्शन 11 कहते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इज डिसाइडेड बिटवीन, डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर आपस में डिसाइड करें किसकी क्या राइट्स होंगी, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी। एक्सप्रेसली भी डिसाइड कर सकते हैं, और अब एक्सप्रेस का मतलब हमने ड्यूटीज बांटनी बोल के, तो सेल देखेगा तो परचेज देखेगा, मैं कैश देखूंगा, ये हमने अपनी ड्यूटीज बांट ली, एक्सप्रेसली बांट ली। अब इम्प्लाइड का एग्जाम्पल क्या हुआ? इम्प्लाइड में ना मैंने तुम्हें कुछ बोला ना तुमने मुझे कुछ बोला, गल्ले पे आके मैं बैठ जाता हूँ गल्ले पे, और तुम दोनों इस पे कुछ नहीं कहते। मेरा कस्टमर गुड्स खरीदने आते हैं, तुम खड़े हो जाते हो, कस्टमर को सामान दे रहे हो, हमने नहीं तुम्हें बोला सेल करने के बाद तुमने सामान देना शुरू कर दिया, अब तुम इधर उधर देख रहे हो। मैंने बोला अरे माल खत्म हो गया, तो तुम खाली खड़े, तुमने कहा मैं मंगा लेता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, मैं परचेज कर मंगा लेता हूँ। क्या हमने आपस में काम बांट लिया? लेकिन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली? तो यहाँ पे हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हमने काम बांटा है, सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज हम आपस में बांट लेंगे, या तो एक्सप्रेसली या तो, अच्छा ये जो बांट ली फिक्स रहेंगी, ये कल को इनको बदल भी सकते हैं। मैं कैश देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम के बाद तुमने कहा कैश मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुमसे पूछा, तुमने कहा हाँ सर कैश का काम आपस में तीनों बांट लेते हैं, अब आज से आप कैश अकेले नहीं देखोगे। मैंने कहा ठीक है भैया, हम एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली चाहें तो बदल भी सकते हैं। अच्छा ये याद है, ये क्या था बच्चों? एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा। क्या लॉ मेकर कहता है, सिंपल सी बात, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जब तक तुम हमारे फर्म के पार्टनर हो, हाँ जी, तब तक तुम कोई और बिजनेस नहीं करोगे? एग्जाम्पल, जब हाँ जी, लॉ मेकर कहते हैं सच कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड अ पार्टनर शैल नॉट कैरी एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ दी, यहाँ पे वर्ड है एनी बिजनेस पहले पॉइंट में। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं पार्टनर जब तक तुम हमारे फर्म का पार्टनर है तो कोई और बिजनेस नहीं कर सकता? फर्स्ट पॉइंट कह रहे बिल्कुल बना कर सकते हैं। यहां पे बेटा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर, हाँ जी, लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि भैया जब तक हम फर्म के पार्टनर है तो कोई और बिजनेस है। ये किसको मना कर रहे हैं? रिटायरिंग को या हमारे एग्जिस्टिंग को? रिटायरिंग को मना करते हैं कि तो सिमिलर बिजनेस रीजनेबल एरिया में नहीं करेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर को तो हम कोई भी बिजनेस करने को मना कर रहे हैं कि जब तक तुम हमारे फर्म के पार्टनर हो तुम कोई और बिजनेस नहीं करोगे। ऐसा क्यों मना कर रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा क्यों मना कर रहे हैं? अगर वो हमारे फर्म का पार्टनर है, हम उसे क्यों मना कर रहे हैं भैया और कोई काम मत करो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सेक्शन 11 आपको क्लियर है। अब अगर मैं तीनों को जोड़ूं, 9 कहता था 3 बातें, फर्म के पार्टनर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। 9 ने दूसरी बात बोली, पार्टनर दूसरे पार्टनर को हिसाब बताएगा, वही प्राइमा फेसी बंदा है जो सारे पार्टनर को हिसाब समझाएगा। 10 कहता है अगर एक पार्टनर ने लॉस किया तो फर्म पे करेगा, बाद में फर्म उस पार्टनर से रिकवर करेगा। 11 बोलता है पार्टनर अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड करेंगे, ओरल में भी कर सकते हैं और राइटिंग में भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी, और इन्हें बदल भी। पार्टनर एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि जब तक तुम्हारे फर्म का पार्टनर है तब तक कोई और बिजनेस नहीं करेगा। ये 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन कौन से पे आगे दोस्तों बोलो? सेक्शन नंबर 12 पे। हाँ जी, मेरा डाउट देखो, रेगुलर बैच में देखो कितना कितना टाइम लगाया इनको समझाने में, है ना? मेरा डाउट, अब रेगुलर बैच में टाइम लगाना पड़ता है सर, बट इस बार मैंने मेहनत करी, जनवरी के बच्चों ने भी यार मुझे रिजल्ट दिया, बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। देखो यार फेल तो होते हैं बच्चे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी उन्होंने मार्क्स बहुत अच्छे लिए इस बार। अगली बार आप ले लोगे, है ना? आप लोग ले लोगे ऑनलाइन मई में। चलो अब बताओ मुझे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लॉ मेकर क्या कहते हैं? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक कॉमन फास्ट,
हर पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्ट ले सकता है, ऐसा तो नहीं है। ये उसका राइट है या ड्यूटी है? राइट है। हर पार्टनर इज बाउंड कि वो डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज करे, समझदारी से अपनी ड्यूटीज निभाए। मतलब फर्म की ड्यूटी, आपको माल बेचना है तो आप किसी को भी माल बेच दोगे या समझदारी से बेचो? समझदारी से बेचो। अच्छा, अगर कोई लड़ाई हो गई ऑर्डिनरी मैटर्स के ऊपर तो क्या होगा? पार्टनर्स में डिफरेंस आ गया किसी नॉर्मल बात को लेके, 4 पार्टनर है, 3 कह रहे हैं यस, 1 कह रहे हैं नो, लॉ कहता है मेजॉरिटी जो चाहेंगे वो होगा। क्या बात कर, नॉर्मल बातों पर लड़ाई झगड़ा हो गया तो किसकी चलेगी? लेकिन अगर फर्म का बिजनेस चेंज करना है कमन फास्ट तो उसके लिए मेजॉरिटी की नहीं चलेगी, सबका कंसेंट। बिजनेस चेंज करना छोटी बात नहीं है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ आया मेरा? क्या हर पार्टनर को अधिकार है, बुक्स देख सकता है और बुक्स की कॉपीज भी घर लेके जा सकता है। अगर कोई पार्टनर बन गया तो उसके लीगल हायर को भी, लीगल हायर खुद अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने एजेंट को भी बोल सकता है जाओ बुक्स देख के आओ और घर से जाके क्या लेकर आओ, घर पे कॉपीज ले आओ। तो एक बार जरा चारों पॉइंट्स दोबारा देखो, 6 पॉइंट्स हैं। सब पहला पॉइंट, हर पार्टनर फर्म में क्या ले सकता है दोस्तों, बताना जरा। हर पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्ट ले सकता है। सेकंड सवाल, हर पार्टनर अपनी ड्यूटीज को समझदारी से निभाएगा, डिलीजेंटली निभाएगा। थर्ड सवाल, कोई डिफरेंस आ गया मेजॉरिटी की चलेगी। लेकिन अगर फर्म का बिजनेस का नेचर बदलना है। नेक्स्ट सवाल, क्या हर पार्टनर का राइट है बुक्स को सिर्फ इंस्पेक्ट करना अलाउड है, घर पे कॉपी से जाना भी अलाउड है? कोई पार्टनर मर गया तो उसके लीगल हायर को भी ये दोनों राइट्स मिलेंगी, वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है और लीगल हायर खुद भी कर सकते हैं और अपने एजेंट से भी करा सकते हैं। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? हम लोगों ने सेक्शन कौन सा फिनिश किया? अभी सेक्शन नंबर 12। अभी किसी को कहीं कोई डाउट है? आप सेक्शन कौन सा आगे कुछ भी पूछना है 12 में पूछ लीजिए। यस किसी का कोई डाउट? ऑनलाइन में वेट कर रहा हूं, किसी का भी कोई डाउट हो ऑफलाइन ऑनलाइन? चलिए ग्रेट, किसी का कोई डाउट नहीं है तो। हाँ, कोई बच्चा यूट्यूब पे पूछ रहा है सर ये फर्स्ट लेक्चर है? हाँ बच्चे, रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर है ये। मेरा डाउट अब देखिएगा लॉ मेकर क्या कह रहे हैं। अच्छा यार ये बताना, बार बार वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अगर आप चाहो तो इसको चेंज, जब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लिखा हो तो मतलब है आप नहीं चेंज कर सकते। एक्ट चाहे तो इन पॉइंट्स को, एक्ट में कहीं इसकी एक्सेप्शन भी लिखी हो सकती है। और जब लिखा हो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स तो इसका मतलब होता है पार्टनर्स चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल अब देखिएगा बच्चे, पार्टनर साहब लॉ मेकर कहते हैं किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी है। पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगी बेटा? पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना है तो किस रेशियो में शेयर करो? इक्वली। लॉस भी शेयर करना है तो किस रेशियो में करो? इक्वली। दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनर्स को प्रॉफिट भी इक्वली। पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है तो उस पर उसे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? मैक्स टू मैक्स। दोबारा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट्स होंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा वो तो देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। कितना दिया जाएगा? मैक्स टू मैक्स 6%। फर्म इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को अगर पार्टनर ने अपनी जेब से कोई पेमेंट्स करी हैं। कहाँ करी है? ध्यान से, फर्म। अब यहां पे फर्म किसको दे रहे? इंडेमनीफाई का मतलब है कंपनसेट कर रहे किसको? अगर पार्टनर ने कोई, पहला इन ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी में एक पार्टनर ने कोई कॉमन फास्ट, इन ऑर्डिनरी इन प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस पार्टनर ने फर्म में कोई भी पेमेंट करी, फर्म के बिजनेस में कोई भी पेमेंट करी, फर्म की लायबिलिटी थी पार्टनर ने पे कर दी, क्या पार्टनर फर्म से ले सकते हैं? एंड अगर पार्टनर ने बेटा कुछ इमरजेंसी में करा है फर्म का लॉस बचाने के लिए, उतना खर्चा किया जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन करते हैं, तो भी जो पार्टनर का खर्चा है वो कौन देगा दोस्तों बताओ?
या फर्म पार्टनर को दे रहे। अब उल्टा, पार्टनर फर्म को देगा, अगर पार्टनर की लापरवाही की वजह से फर्म को कोई, पार्टनर ने गलत माल दे दिया कस्टमर को, कस्टमर ने फर्म पे केस कर दिया, फर्म का जो लॉस होगा पार्टनर पे करेगा। क्या बात क्लियर? अब यहां पे विलफुल नेग्लेक्ट की बात थी और सेक्शन 10 में सिर्फ किसकी बात थी बताओ? फ्रॉड की बात थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड विलफुल नेग्लेक्ट? धोखाधड़ी करना फ्रॉड है, विलफुल नेग्लेक्ट क्या है? जानबूझ के कोई चीज नजरअंदाज करना, कोई चीज इग्नोर करना, जानबूझ के कोई चीज है। एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं, मेरा कस्टमर आया, उसको माल चाहिए, मैंने कहा वहां से उठा लो, मुझे दिख रहा है वो गलत माल उठा रहे हैं, अच्छा बैठा हूं, मैं लापरवाही कर रहा हूं। मैं कहा कौन बोले इसको, नींद आ रही है मेरे को। तो ये क्या है बताओ बेटा? विलफुल निगलेक्ट। विलफुल निगलेक्ट किसने किया है दोस्तों बताओ? पार्टनर ने किया। फर्म को कोई लॉस हुआ, फर्म किससे लेगा बच्चों बताना? उस पार्टनर से। अगर मैं सारे पॉइंट्स दोबारा बोलूं, पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, क्या पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस इक्वल रेशियो में मिलेगा? थर्ड, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा। फोर्थ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन। पॉइंट नंबर ई, पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा किसको? फर्म को। जब अगर सॉरी ई पॉइंट में फर्म इंडेमनीफाई कर रहे हैं किसको? अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरीली लाइफ में कोई पेमेंट करी हो फर्म की या फिर इमरजेंसी में। अब उल्टा, पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को अगर पार्टनर की वजह से फर्म का कोई, पार्टनर ने कोई विलफुल नेग्लेक्ट करा जिससे वजह से फर्म को लॉस हो गया। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ जरा बताना। यस, देखो बेटा, दो पार्टनर है मोनी टोनी, इन्होंने अपने बीच में किसको एडमिट करा? एक ट्रेडिशन है कि सारे एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी 20,000, लेकिन कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, फर्म में कोई एक्सप्रेसली नहीं बोला कि सबको 20,000 मिलेगी, बस एक ट्रेडिशन है। अब आप बताओ, सोनी एडमिट हो गया, मोनी टोनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं बट उसको कोई क्या नहीं मिल रही? सैलरी। क्या वो सैलरी मांग सकता है? बेशक कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। देखो बेटा, वैसे तो रूल क्या है दोस्तों बताना जरा? पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। तो सब बच्चे बताओ, पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। बाकी देखो, सोनी मोनी कौन कौन पार्टनर है? मोनी और टोनी। सब बच्चे बताना, मोनी और टोनी को सैलरी मिल रही है 20,000, एग्रीमेंट में लिखा है या वहां का कस्टम है? ट्रेडिशन मतलब एक रिवाज है, एग्रीमेंट में नहीं था। अब ये तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ, इस एग्रीमेंट में लिखा नहीं था तो इसको भी नहीं मिली। क्या ये बोल सकता है जैसे उन दोनों को मिल रही है, मुझे भी यहाँ का ट्रेडिशन है तो मुझे भी ट्रेडिशन के हिसाब से दिलवाओ? क्या वो ट्रेडिशन के हिसाब से मांग सकते हैं? हाँ जी। देखो, वैसे तो लॉ मेकर क्या बोलते हैं? पार्टनर रेम्यूनरेशन तभी मिलेगी जब एज ए जर्नल, वैसे तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। हाँ, पार्टनर देना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करके दे सकते हैं, वैसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दे रही है, देनी पड़ेगी या ट्रेडिशन की वजह से? बट जिस ट्रेडिशन की वजह से उन दोनों को मिल रही है उसी ट्रेडिशन की वजह से सोनी भी एडमिटेड है वर्किंग पार्टनर, तो उसे भी रेम्यूनरेशन मिलेगी जस्ट लाइक अदर पार्टनर। बोलो बच्चे, क्लियर है? हाँ जी। अब आया मेरा नेक्स्ट सवाल, फर्म की प्रॉपर्टी क्या है? यस, फर्म की प्रॉपर्टी क्या है? भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम भी ऑफलाइन में आओ, थोड़ा सा तुम्हारा भी फोकस ज़्यादा होगा अगर आ सको तो, है ना? उससे ना थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में किस में ज़्यादा फोकस मिलता है, बनता है? फेस टू फेस में। बेटा अगर आ सको तो आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट सवाल, अब क्या आ गया बेटा? सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन 14। बेटा फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी जो पार्टनर घर से लाए हैं या फर्म ने वो प्रॉपर्टी जो एक्वायर करी है, परचेज करी है। ये तो हो गया जो प्रॉपर्टी फर्म ने परचेज करी, ये वो पार्टनर्स जो अपने घर से लेकर आए। और ये तीसरा फर्म की गुडविल। ABC, ए अपने घर से 10 लाख रुपए लेके आया, मेरा ए अपने घर से कोई प्रॉपर्टी लाया, कोई राइट लाया, ए बोला मेरी एक FD है 5 लाख की, वो मैं फर्म को देता हूँ। FD पैसा है या राइट्स है? राइट्स है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी राइट्स, कोई भी इंटरेस्ट जो पार्टनर अपने घर से लाया और लाके उसने फर्म की कॉमन स्टॉक में डाल दी, कॉमन स्टॉक मतलब फर्म के कैपिटल में डाल दी। सेकंड, वो प्रॉपर्टीज जो फर्म ने परचेज करी। तीसरा कौन है बेटा बताना जरा? गुडविल। ये तीनों फर्म की प्रॉपर्टी है। बेटा गुडविल क्या होता है दोस्तों, बताओगे गुडविल क्या है? मैं वेट कर रहा हूँ। गुडविल ये रही। अच्छा 1 मिनट। हाँ जी, मेरा सवाल, तो 3 चीजें फर्म की प्रॉपर्टी हैं, फिर से बताना कौन कौन सी 3 चीजें? जो पार्टनर्स लाए हैं, दूसरा जो फर्म ने
और तीसरा फर्म की गुडविल। क्या बात क्लियर है? अब गुडविल क्या होती है दोस्तों, जरा बताना। गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी है। गुडविल तो फर्म की क्या होती है बेसिकली, बताओ बच्चे? जिस रेपुटेशन की वजह से वो जो प्रॉफिट्स कमाता है वो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाता है। क्या बात क्लियर है? गुडविल इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। डू यू एग्री विद दिस? कल को फर्म बंद करेंगे, उसको अलग से बेचना है, अलग से बेच लो, बाकी प्रॉपर्टी के साथ बेचना है, बाकी प्रॉपर्टी के साथ बेच लो। क्या बात क्लियर है? अब अगला सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। सब बच्चे बता, प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली, वेयर अ प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ, अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, पार्टनर की गाड़ी, अगर वो पार्टनर की गाड़ी है तो वो पार्टनर की गाड़ी रहेगी, फर्म की गाड़ी मानी नहीं जाएगी। क्या बात क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, पार्टनर की गाड़ी है, पार्टनर के नाम पे पार्टनर की गाड़ी है, उसने फर्म के लिए एक दो दिन उसको यूज कर लिया, फर्म के लिए यूज करने से वो फर्म की गाड़ी नहीं बन जाएगी, वो गाड़ी तो किसकी रहेगी? पार्टनर्स की रहेगी। अच्छा फर्म की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी पिछले टॉपिक में, वो कहां यूज होगी बताओ जरा, एप्लीकेशन बताओ फर्म की प्रॉपर्टी का। यस, फर्म की प्रॉपर्टी शैल बी हेल्ड इन यूज फॉर दी पर्पस ऑफ द फर्म। हाँ जी, देर इज अ कम्युनिटी इंटरेस्ट, जहां पे जो भी फर्म की ऑल दी पार्टनर टेक दी प्रॉपर्टी इन दी फर्म। हाँ जी मेरा बेटा, एक कम्युनिटी इंटरेस्ट का मतलब है कॉमन इंटरेस्ट, ये है कि जो भी पार्टनर्स है ना वो प्रॉपर्टी किसके लिए लेंगे? फर्म के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अधिकार पार्टनर्स का नहीं होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा, बट दैट डज नॉट मीन्स दैट ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर हैज नो इंटरेस्ट इन दी एसेट्स। पैसे तो किसके लगे हैं? मैं मानता हूँ फर्म के लिए ली गई प्रॉपर्टी, बट पैसा तो उसमें पार्टनर्स का ही लगा है। क्या बोल सकता हूँ, हर पार्टनर को राइट है अपना प्रॉफिट मांगने का जब तक फर्म चल रहा है, ये भी देखने का कि जो एसेट्स हैं वो सिर्फ किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? फर्म के बिजनेस के लिए। दोबारा, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज़ होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ पैसा तो पार्टनर का है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट उसके मालिक तो पार्टनर्स है, बट फिलहाल वो किसकी मानी जाएगी? फर्म की। तो वो पार्टनर को सिर्फ इतना देखने के फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी बताओ, सेक्शन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 15। चले 16 पे, 1 मिनट का हॉल्ट है, देख लो यहां तक कुछ भी दोबारा पूछना है। यस चलिए कोई डाउट नहीं है। अब आप बताइए, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है, पार्टनर प्रॉफिट कमाता है अपने लिए, कहाँ से कमाता है? फर्म के ट्रांजैक्शन से। मतलब फर्म के कोई गुड्स हैं जिसमें पार्टनर कमीशन खा रहा है, अच्छा, या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, या फर्म की बिजनेस कनेक्शन की वजह से पार्टनर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मतलब प्रॉपर्टी फर्म की, बिजनेस किसका है? फर्म का, लेकिन पर्सनल प्रॉफिट किसको हो रहा है? पार्टनर को। अलाउड या नॉट अलाउड? फर्म का नाम यूज करके या फर्म का वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, अगर कमा भी लिया तो फर्म को वापस करो, क्योंकि आपने फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट कमाया भी तो ये फर्म का प्रॉफिट है। क्लियर है? अच्छा सेकेंड, अगर कोई पार्टनर सिमिलर बिजनेस करता पकड़ा गया और फर्म से कंपटीशन करता पकड़ा गया, अलाउड नहीं है ना, तो मेरा उस सिमिलर बिजनेस से उसने जो भी प्रॉफिट कमाए होंगे फर्म को वापस करेगा। क्या बात क्लियर है? फर्म को वापस करेगा। ये लो जी, अब देखो एक बार, पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाओगे तो आपको किसको देना पड़ेगा बताओ बच्चे? यस, अब ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर सेक्शन नंबर किस पे? ABC पार्टनर्स है, फर्म के बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। बी हु हिमसेल्फ एज अ होलसेल डीलर ऑफ आयरन बार्स, जिसको अथॉरिटी दी गई कि आप अच्छे आयरन बार ढूंढ के लाइएगा एज अ होलसेलर। बी का अपना भी काम था आयरन बार्स का, उसे मार्केट का पता था। करंट मार्केट प्राइस वाज 350 पर ग्राम। मेरा बी ऑलरेडी हैड 1000 kg ऑफ आयरन बार इन स्टॉक विच ही हैड परचेज बिफोर प्राइस हाइक इन द फॉर कितने? बी दुकानदार भी था, बी ने अपने दुकान में कितने के खरीद के रखे हुए थे? 200 रुपया। हाँ जी, ही सप्लाइड द आयरन बार टू द फर्म विदाउट रियलाइजिंग द परचेज कॉस्ट। Is B liable to pay the firm the extra money he made, or he does not have to inform the firm as it is his own business and he has not taken any amount more than the current prevailing price?
बेटा बताना मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। उसने 350 में ही फर्म को दिया, 200 उसने, लेकिन उसने अपनी दुकान में कितने का खरीद रखा था, तो उसने 150 रुपये कमाए हैं। बट बताना बेटा क्या जवाब होगा आपका। मेरा डाउट, क्या मैंने क्लास में बताया था गड़बड़ है? आप बताओ लॉ मेकर क्या कहते हैं। लॉ मेकर कहते हैं बी ने आयरन बार 350 का दिया, उसके बाद 200 में आया था, उसने 150 रुपये कमाया। ये कमाया तो उसने ट्रांजैक्शन किसके साथ करके है? फर्म के साथ बन के। फर्म के साथ फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करके अगर आपने पर्सन प्रॉफिट कमाया तो वो आपको फर्म को देना पड़ेगा। तो बेशक उसने 200 में खरीद रखा था, जब फर्म को दिया तो 150 रुपये पर केजी कमा लिया। ये ट्रांजैक्शन किसके साथ किया उसने, तो उसको फर्म को देना पड़ेगा। ये लो जी, अब हमारे सामने सेक्शन कौन सा आ गया? सेक्शन नंबर 17। कितना करना है आज? मेरा डिसीजन होना चाहिए या आप लोगों का, जैसे आप कहोगे। देखो बेटा 4 लेक्चर में ख़त्म करना है, सीधी एक रूल है। चाहे थोड़ा सा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो वो बात नहीं है, 3.5 में हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा ना। शुरू से खींच के रखेंगे तो आगे जाके कहीं पे ज़रूरत पड़ गई तो मार्जिन, हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, है कि नहीं है? मेरा सवाल अभी बताओ, ज़्यादा तो नहीं हो गया? थोड़ा सा भी चलें आगे। बेटा 350 का रेट था, उसने 200 रुपये में ले रखा था। शशांक एक मिनट बेटा, पहले मैं विशाल का डाउट ले लूँ। बेटा 200 में लेके फर्म को 350 में दिया, यानी फर्म के साथ ट्रांजैक्शन किया, इसमें उसने कुछ कमाया, ये माना गया है। फर्म के लैंग्वेज क्लियर है, फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे अगर उसमें तुमने कुछ भी कमाया तुम फर्म को दोगे ये। ठीक है विशाल? हाँ 18 से 22 में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं आएगी। ओके अब सवाल मेरा बच्चों आप लोगों से, सेक्शन कौन सा आ गया? सेक्शन नंबर 17। 17 क्या कहते हैं? देखो अगर फर्म का नाम चेंज हो गया, चलो नाम छोड़ो, आफ्टर अ चेंज इन दी फर्म, फर्म में कुछ भी चेंज हुआ, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, क्या हो गया बेटा? फर्म में कुछ क्या हुई? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ। एग्जाम्पल, पहले 3 पार्टनर थे, अब एक चौथा भी आ गया, या 3 थे एक छोड़ के चला गया, कितने रह गए? रिकॉन्स्टिट्यूशन तो दोनों केसेस में होगा, नया आएगा तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, कोई जाएगा तो बताओ राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या होगा? लॉ मेकर क्या पे, वैसे तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी दोस्तों बताओ? सेम ही रहेंगी जो पहले से थी। जो राइट्स ए बी के पास पहले थी वो नया फर्म बनने के बाद भी, पार्टनर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदलेंगे तो फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी या सेम रहेंगी? सेम रहेंगी। अच्छा फर्म एक टर्म के लिए बना था, 3 साल फिक्स टर्म के लिए बना फर्म, लेकिन 3 साल के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। हमने पढ़ा था ऐसे फर्म पार्टनरशिप एट विल बन गए, लेकिन अब 3 साल में जो 3 साल के लिए जब हमने फर्म बनाया, जो राइट्स एंड ड्यूटीज उसमें डिसाइड करी थी, अब हम 3 साल के बाद भी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप एट विल में, राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगी जो पहले थी या राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी? लॉ मेकर कहता है सेम ही रहेंगी। क्या बात क्लियर है? थर्ड, अगर एडिशनल अंडरटेकिंग स्टार्ट कर दी, पहले सोचा था होटल का बिजनेस करेंगे, अब होटल के साथ कपड़े का बिजनेस भी शुरू कर दिया, तो जो होटल के बिजनेस में राइट्स एंड ड्यूटीज थी वो सेम ही रहेंगी, बट इन तीनों के ऊपर वर्ड है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कोई नहीं मानता है सेक्शन को 17 को। रियल लाइफ में क्या होता है, एबीसी पार्टनर है, डी आ गया, एबीसी बोलते सेक्शन 17 हमारे राइट्स वही रहेंगे, डी बोलेगा फिर मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारे राइट्स वही रहेंगे तो भाई तुम तीनों 1:1 तीनों आपस में बराबर का प्रॉफिट बांट लेते हो भाई, यानी 33% का प्रॉफिट तीनों आपस में बांट लेते हो भाई, मुझे क्यों लाया फिर बुला के? अब रहेगा 1:1 यानी 25 तेरा 25 तेरा 25 तेरा 25 तेरा, बोल हो गया चेंज। लॉ मेकर कहते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी डेफिनेटली होगा। अंडरटेकिंग वाले एग्जाम्पल में लो, कपड़े का बिजनेस था, है ना, पहले हमारा कपड़े का बिजनेस था, मैंने उसमें 2 करोड़ लगाए, तुमने भी 2 करोड़ लगाए, हो गया जी राइट्स, आधी राइट्स तुम्हारे पास, आधी राइट्स है। अब हम स्टील के बिजनेस में जा रहे हैं, उसमें मेरे पास 1 ही करोड़ है लगाने को, तुमने लगाया 3 करोड़, मैंने बोला यार जो राइट्स उसमें थी ना वही राइट्स इसमें भी रख लेते, तुमने कहा ऐसे कैसे, इसमें मेरा पैसा ज़्यादा लगा तो राइट्स मुझे, तो वो वैलिड है। क्या बात क्लियर है? वैसे रूल यही है। बोलो बच्चे, क्या सेक्शन 17 क्लियर है? अब डाउट पूछो आप लोग अपना, कोई भी डाउट, सेक्शन 17 तक कोई भी डाउट है आपका?
18 से 22 की स्टोरी अभी नहीं उठाते, ये वाली स्टोरी बच्चे कह रहे हैं दिक्कत देती है, तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ये वाली स्टोरी उठाएंगे 18 से 22 का, बीच में से छोटे उठा लेते हैं, 23 उठा लेते हैं, है ना। मेरा सवाल, मेरा डाउट सब बच्चों से 23-24 इस पेज पे छोटे छोटे दो हैं वो कर लेते हैं बस आज, और क्लियर। फिर अपना कल मिलेंगे, तो कल सेकेंड वो 18 से शुरू करेंगे, है ना भाई। देखो आज 18 भी हो गए, 17 हुए ना, अभी 2 और कर लिए, मैं रफली बोलता हूँ 18 भी हो गए, तो कल के लिए फिर हम 18 रखेंगे, 36 तक रहेंगे, है कि नहीं है। मेरा डाउट, वैसे तो अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी तो 55 हुए हैं, 5:30 तक का टाइम है, हम चाहें तो थोड़ा खींच सकते हैं, बट पहली क्लास है, मैं अभी इतना यार मैं ना खींचना चाह नहीं रहा। देखो ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं ना 30 दिन का मतलब है ना, हाँ शशांक बेटे देखो पता क्या है बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं ना ज़्यादा लोड डालना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा करो रोज़ का लर्न, लेकिन मैं 30 दिन, मैं चाहूँ तो 30 दिन 25 दिन में कर सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है, उसके बाद क्या करोगे। मैं हाँ, अगर ये रूल होता ना कि सर पहले आप करा दो फिर हम लर्न करेंगे, फिर तो मैं कहता मैं जल्दी 20 दिन में करा देता हूँ, फिर तुम लर्न करते रहना। हमने रूल क्या बनाया है, 7 तो 25 की जगह 30 दिन क्लास में आराम से चलोगे। सर एक बार समझा दो, सारा रिकॉल हो गया, अब हम घर जाके इसको लर्न कर लेंगे, है ना। मेरा सवाल, अब देखो सेक्शन 23 क्या कहते हैं, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, तो वो कुछ भी एडमिट करेंगे ना, बाइंडिंग होगा बाकी पार्टनर्स पे, अगर उन्होंने रूटीन में कुछ किया। अगर वो कुछ भी एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन का मतलब कुछ भी मान रहे हैं ना, तो वो कुछ भी मानेंगे अगर बिजनेस में बैठ के, तो माना जाएगा उन्होंने नहीं माना, फर्म ने एडमिट कर लिया। अगर पार्टनर ने कोई एडमिशन दिया या किसी के सामने कुछ बोला, रिप्रेजेंटेशन दिया, हाँ जी, ही विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ हिज अथॉरिटी इज लिमिटेड, अनदर पार्टी नोज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ये वाला पॉइंट 1 मिनट रुकता है, 1 मिनट रुकते हैं इस पॉइंट पे। पहले ए पॉइंट, पार्टनर तो कुछ एडमिट करता है, कुछ बोलता है ना, और तेरे पास अथॉरिटी है बोलने की, तो भाई माना जाएगा तूने नहीं बोला। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जीएसटी ऑफिसर आगे, पार्टनर सेल्स पे बैठा है, जीएसटी का जो हिसाब होता है वो सेल वालों को पता होता है, पार्टनर सेल्स पे बैठे उन्हें जीएसटी की पूरी नॉलेज है। जीएसटी वालों ने पूछा तुम जीएसटी जमा करा रहे हो, कहता नहीं करा रहे। अब पार्टनर ने बोल दिया हम जमा नहीं, ये एडमिटेड, माना जाएगा उस पार्टनर ने एडमिट किया, सबने बोला है, सबने बोला। बोलो फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अब बी पॉइंट, अगर बोलने वाले के पास अथॉरिटी लिमिटेड होती, अब एग्जाम्पल 2, बोलने वाले के पास अथॉरिटी लिमिट हो, जीएसटी वाले गए, अब हमारा खाने का बिजनेस है, फूड इंस्पेक्टर्स आ गए, मैं काउंटर पे बैठा, मुझे बोले हाँ बताओ किचन साफ है। अब मुझे किचन की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं किचन में, वो काम बाकी पार्टनर्स का है, उन्होंने बोला किचन साफ है, मैंने क्या बोल दिया, हाँ बिल्कुल साफ है, या नहीं हमारा किचन बहुत गंदा है। मैं कुछ भी बोलूं बाकी पार्टनर इसके लिए लायबल नहीं होंगे, चाहे मैं अच्छा बोलूं चाहे गंदा बोलूं। अब क्यों नहीं लायबल होंगे बताओ, मेरे पास उस काम किचन की अथॉरिटी नहीं, मुझे किचन के बारे में कोई पता ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा यार किचन बिल्कुल साफ है, नहीं किचन गंदा है। वो जो सामने फूड इंस्पेक्टर खड़े थे वो कहते भाई एक बात बोलो, किचन साफ है या गंदा है। मैं कहा ऐसा है यार, मैं किचन में कभी गया ही नहीं। अब मैंने उसको भी बता दिया कि मुझे किचन की, अब एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, सामने वाले को ये बात पता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है। अगर अब मान लो मैं पार्टनर हूं, मैंने बोला किचन गंदा है, उसे नहीं पता कि मैं किचन में कभी गया हूं या, तो भैया मेरे काम के लिए बाकी लोग लायबल होंगे। क्यों लायबल होंगे बताओ। अब मैंने झूठ बोल दिया किचन गंदा है, उन्होंने छापा मारा किचन में, पेनल्टी ले गए, अब गलती मेरी थी, मैंने झूठ बोला, बाकी पार्टनर मेरे से ले लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरे काम के लिए बाकी लायबल इसलिए है क्योंकि उन ऑफिसर्स को नहीं पता कि मेरी अथॉरिटी। क्या बात क्लियर। तो रूल क्या है, अगर मेरे एडमिशन में मेरी अथॉरिटी लिमिटेड है और सामने वाले को ये बात पता है, दोनों बातें, मेरी अथॉरिटी क्या है और सामने वाले को ये बात पता है, दोनों बातें जोड़नी है, तो मैं कुछ भी एडमिट करूंगा उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। बोलो बच्चे क्लियर है। वंस अगेन दोनों पॉइंट्स सम अप करना मेरे लिए फटाफट। अगर एक पार्टनर, यस नहीं बेटा विशाल ये भी गलत हो जाएगा ना कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। नहीं ठीक है, आज की स्पीड आप सबको ठीक लगी, 5 बजे तक अगर हमने इतना कर लिया तो मेरे को तो नहीं लग रहा स्पीड। नहीं आप टेंशन मत लो, मेरे को हो सकता 30 तो नहीं लूंगा बेटा, मैंने 30 एक अपर लिमिट दी है, क्या पता मैं उससे पहले ख़त्म कर दूं। बट आप 30 दिन का टारगेट अपना लॉ का रखो
कि हमें लॉ 30 दिन में लर्न करना है, ठीक है ना बच्चे, बात है ना। मेरा सवाल एक स्टैंडर्ड रख रहे हैं 30 दिन का। तो एक बार कंसेप्ट सम अप करो, अगर पार्टनर कुछ एडमिट करेगा तो माना जाएगा उसने एडमिट किया या बाकियों ने भी एडमिट किया, लेकिन एक्सेप्शन है अगर पार्टनर की अथॉरिटी लिमिटेड और थर्ड पार्टी को ये बात पता है तो वो कुछ भी एडमिट करेगा उसके लिए बाकी लायबल नहीं है। यस बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? सेक्शन 23 सबको समझ आ गया? ओके, सेक्शन 23 के बाद कौन सा आया? 20। सेक्शन 23 के बाद कौन सा आया? अरे क्या नाम है सुनील, थोड़ी चाय बोलना जरा नंदू भाई को। हाँ आप लेंगे थोड़ी थोड़ी चाय, सिखाया हुआ है ना आपको, है ना। मेरा रोड, आपके बाकी फ्रेंड्स का क्या सीन है, पास हुए? कितने थे ग्रुप में? आपका क्या एग्रीगेट नहीं बना क्या? लॉ में कितने मार्क्स आए? हाय 38 39, बड़ा दिल टूटता है नंबर देख के। तुम्हारे? इको में पास हुए, बाकियों में सब में लुढ़क गए। अच्छा मेरा डट, कोई बात नहीं। चलिए आप में से बाकी लोग जो बैठे हैं ऑनलाइन में, मैं एज्यूम करूं कि लॉ में, लेकिन ना लॉ में मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मतलब मैं पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट देखा है। बच्चे यूजुअली फेल होते हैं, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन अब तुम अपने आसपास पता करो लॉ में कितने लोग फेल हुए। तुम्हें ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं लगता मिलेगी। एग्रीगेट वाले मिलेंगे, मैथ्स वाले में, अकाउंट्स में बच्चे फेल हुए, लॉ में भी फेल तो हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भीड़ कम फेल हुई। ठीक है, मेरा डाउट। आ जाओ अब सवाल नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्या कह रहे हो विशाल? विशाल तुम्हारे 214 हैं भाई साहब, बहुत अच्छे नंबर 214। किस में रहे, लॉ में रह गए क्या? चलो कोई बात नहीं विशाल, अभी बता देना। हाँ जी मेरा डाउट, मैं तो 24 सेक्शन करा देता हूँ बस, अभी आज का लास्ट सेक्शन करा के वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, अब देखो बिल्कुल 23 के साथ 24, किसी ने ऑनलाइन में लिखा तो 24 में डाउट आती है। क्यों डाउट आती है बेटा, जरा देखना। अगर हमने नोटिस दिया किसी पार्टनर को, ABC में नोटिस किसको दिया? ए को। किसने दिया? GST वालों ने, कि 15 दिन में GST भर दो नहीं तो छापा पड़ेगा। नोटिस दिया, और हैबिचुअली बिजनेस में ए को ही नोटिस देते थे सब लोग, मेन पार्टनर यही था जिसको सारे लोग। तो लॉ मेकर कहते हैं नोटिस अगर ए को मिला और मिलना भी उसको चाहिए था, बिजनेस अफेयर्स वही देखता था, तो लॉ कहता है माना जाएगा नोटिस उसको नहीं मिला, फर्म को मिला। पहली दो लाइनें, नोटिस पार्टनर को मिला, हैबिचुअली उसको ही मिलना चाहिए इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो माना जाएगा फर्म को मिला। तो मेरा डाउट बच्चे, इसका मतलब नोटिस अगर एक को दिया तो माना जाएगा नोटिस सबको मिला। नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव होता है अज्यूम। हम अज्यूम नोटिस की बात नहीं कर रहे, हम कौन से नोटिस की बात कर रहे हैं? एक्चुअल। एक्चुअली GST वाले नोटिस देके गए थे। किसको नोटिस देके गए थे? ए को। तो माना क्या जाएगा उन्होंने ए को नोटिस नहीं दिया, नोटिस किसको दिया? फर्म को दिया। लेकिन एक बात है, ए कौन था? वर्किंग पार्टनर। ए क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, बोलो क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, अच्छा ये फर्म के बिजनेस से रिलेटेड नोटिस था, ये नोटिस किससे रिलेटेड था? फर्म के बिजनेस से। तो ए को नोटिस दिया, माना जाएगा फर्म को दिया। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो GST का फ्रॉड ए ही कर रहा था, ए नहीं, बी और सी बेचारे को पता ही नहीं कि ए फ्रॉड कर रहा है। GST का नोटिस आया कि फ्रॉड हुआ है, ए ने कहा यार मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, GST वालों को पता लग गया, अगर मैं ये बी और सी को बता दूंगा तो वो मुझे निकाल देंगे। ए ने नोटिस फाड़ दिया, नोटिस ए को मिला और ए ने ही क्या किया था बेटा बताना? फ्रॉड किया था, उसने नोटिस फाड़ दिया। GST वालों ने लिखा था तुमने फ्रॉड किया है, फर्म जवाब दो नहीं तो 15 दिन में रेड पड़ेगी, और 15 दिन में रेड नहीं पड़ेगी, 15 दिन में 10 लाख की पेनल्टी है तुम्हारे ऊपर। ए को नोटिस मिला, ए ने नोटिस फाड़ दिया और ये छुट्टी पे निकल गया। 15 दिन गुजरे, बी और सी के पास GST वाले आ गए, 15 दिन का आपको टाइम दिया था, आपने नोटिस नहीं दिया, 10 लाख की पेनल्टी। बी और सी बोले सर हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। अब GST वाले बोले नहीं हमने नोटिस दिया है। अब 24 कहता है नोटिस ए को मिला, माना जाएगा बी और सी को मिला, तो बी और सी को बोला गया भाई नोटिस हमने तो ए को दिया था। अब 24 कहता है ए को नोटिस मिला तो माना जाएगा बी और सी को भी मिला, बी और सी तुम्हें नोटिस माना जाएगा मिला है, पेनल्टी तुम्हें देनी पड़ेगी। अब बी और सी ने पूछा सर नोटिस किस बात का था? GST फ्रॉड का। तो सर हाथ जोड़े बी और सी ने GST ऑफिसर के सामने, सर ये रिकॉर्ड से आप देखिए।
अब जीएसटी ऑफिसर ने भी देखा, इतने शरीफ लोग हैं, मुझे रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। जीएसटी ऑफिसर ने सारे रिकॉर्ड्स देखे और पूछा इनमें तो धांधली है और ए का नाम लिखा है, ए कौन है? तो बीओसी बोले सर ये हमारा पार्टनर ए है, जीएसटी वही देखता है सारा। ऑफिसर को समझ आ गया कि फ्रॉड ए ने करा। तो ऑफिसर ने पूछा दुकान पे बैठता कौन है? बीओसी बोले ए ही बैठता है, नोटिस सारे ए को ही आते हैं। अब कोरियर वाले पोस्टमैन से पूछा जब आप नोटिस देके गए थे साइन किसके कराए थे? पोस्टमैन ने भी सबूत दिया कि अब ये प्रूफ हो गया कि फ्रॉड ए ने किया था और ए गायब है यहाँ से। तो क्या बी और सी, ए का नोटिस, अब इस केस में ए को जो नोटिस मिला माना जाएगा, बी और सी को मिला, बी और सी लायबल माने जाएंगे इस केस में या लायबल नहीं माने जाएंगे? नहीं, एक्सेप्शन आ गई। अब इस केस में माना नहीं जाएगा कि बी और सी को भी मिला। अभी मेरी पूरी बात, अब यहां पे नहीं माना जाएगा कि नोटिस बी और सी को भी मिला, प्रूफ हो गया ए ने फ्रॉड किया। तो अब ए को नोटिस मिला, वो तो डेफिनेटली फाड़ के फेंकेगा ही फेंकेगा। तो यहां पे लॉ मेकर जीएसटी वाले बोले ठीक है बी और सी, हम तुम्हें इस नोटिस के लिए कुछ नहीं कह रहे, है ना, यहां पे हम ये अजम्पशन नहीं मान रहे, जा रहे हैं, पर तुमने गलत काम किए, हम तुम्हें एक फ्रेश नोटिस देके जा रहे हैं। अब अगर तुमने 15 दिन में जमा नहीं कराया तो तुम्हारे पे पेनल्टी लगा देंगे। बोलो बेटा ये बात तो समझ आई? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सेक्शन नंबर कौन से में बेटा? 24 में। कोई बात नहीं बच्चे, चलो कोई बात नहीं, जिनका रह गया कोई दिक्कत नहीं। विशाल यार बड़ा दुख लगा 39 ना, आपके यहाँ पे भी बेटा बच्चा बैठा उसके भी 38 या 39 है, बड़ा दुख लगता है इतने कम नंबर देख के बच्चों के। कोई बात नहीं, मेरा डाउट। तो चलिए हमने सेक्शन कहाँ तक फिनिश कर दिया? 24 तक। आज डे 1 है, मैनिफेस्ट करो घर जाके, जो बच्चे घर पे बैठे हैं लिखो पेपर पे कि मुझे लॉ 30 दिन में कंप्लीट करना है और लॉ में 60+ लेने हैं। ये बात आपने लिखनी है रोज़ अगले 30 दिन तक कि मुझे लॉ 30 दिन में कंप्लीट करना है और लॉ में 60 मार्क्स लेने हैं। ये 2 बातें आपने रोज़ सोचनी है, रोज़ लिखनी है, देखना होता है या नहीं होता। चलिए वाइंड अप करते हैं आज के लिए, मिलेंगे कल, आगे बात करेंगे। बाय बेटा।